नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो के न्यूज नेशनल। पूरे देश की नजर इस वक्त टिकी हुई है मॉनसून सत्र जो कि संसद में चल रहा है। लेकिन क्या ये ठीक से चल पा रहा है? प्रश्न इसीलिए होता है क्योंकि सारी जनता की शायद उम्मीद इस पर थी कि ये जो महंगाई की मार वो झेल रहे हैं, उस पर कुछ ना कुछ सवाल पूछे जाएंगे। जनता को उम्मीद थी कि शायद बेरोजगारी का दर जो इतना बढ़ गया है उस पर सवाल किए जाए। लेकिन संसद के पहले ही दिन की बात करें तो अचानक से एक गंभीर मुद्दा यानी कि पेगासस सामने आता है। लेकिन ठीक है, पेगासस पे बातचीत भी हुई, सरकार इस बात पर खामोश रही, कहीं ना कहीं उनका इनकार रहा कि नहीं, हम ऐसी कोई जासूसी नहीं कर रहे। लेकिन ये बहुत ही गंभीर विषय था और इस पर सरकार को जांच भी करनी थी। लेकिन साथ में पेगासस के साथ ये दूसरे मुद्दे भूलने नहीं चाहिए। सारी जनता इस बात का इंतजार कर रही है कि कब जवाब मांगा जाएगा कि महंगाई इतनी क्यों बढ़ी। जब आपने वादा किया था कि महंगाई की मार आपने बहुत झेल ली, अगर हमारी सरकार आएगी तो महंगाई दूर कर देगी, इस बात पर सवाल क्यों नहीं होता? क्यों बेरोजगारी की अगर हम बात करें, उस समय रोजगारी के भी काफी बड़े वायदे किए गए थे, लेकिन क्यों रोजगारी प्राप्त लोगों को नहीं हुई? सवाल इस पर अब कौन करेगा? पेगासस गंभीर मुद्दा है, लेकिन क्या हम पेगासस पर ही रहेंगे या फिर हम बात करेंगे बेरोजगारी की, या हम बात करेंगे फिर कि महंगाई इतनी क्यों है? इसके अलावा अगर हम बात कर ले हमारे अर्थतंत्र की, जो कि टूटता जा रहा है। कोरोना तो सिर्फ एक बहाना मिल गया, अगर उससे पहले भी बात करें तो जीडीपी हमारी गिर ही रही थी। इस पर सवाल क्यों नहीं होते? सवाल ये होने चाहिए कि अब अगर सरकार में भारतीय जनता पार्टी बैठी है तो कब आर्थिक सुधार की ओर वो आगे प्रयास करेंगे, आगे कदम उठाएंगे। यही हमारा आज का चर्चा का विषय है कि आखिर काल क्यों ये कड़वा सच मोदी काल में सामने आया है कि जो वादे किए थे वो कहीं ना कहीं निभाए नहीं है, और माहौल भी कुछ इस तरीके का बना दिया जाता है कि कहीं ना कहीं विपक्ष हो या जनता हो, वो मुद्दा क्या है वो भूल जाए। यही हमारा आज का विषय है। हमारे ये विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजनीतिक विश्लेषक प्रकाश कापड़िया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस की ओर से निशांत रावल हमारे साथ जुड़े हुए हैं और भाजपा की ओर से सावन पंड्या हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है सबसे पहले के लिए। प्रकाश जी, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। अगर हम बात करें 1991 की, मनमोहन सिंह जब वित्त मंत्री थे तब एक आर्थिक सुधार की ओर एक कदम रखा गया और उसके बाद हमें अर्थतंत्र में काफी अच्छी बढ़ोतरी होती हुई मेरी नजर आई। लेकिन 30 साल की बात करें तो कहीं ना कहीं पिछले 7 साल जब सत्ता परिवर्तन होता है तब कहीं ना कहीं हर सत्ता पक्ष को लगता है कि हम पुरानी जो पार्टी थी उसकी नीति पर आगे क्यों बढ़े, हम हमारी खुद से कुछ नीति जो नीति चल रही है उसमें फिर बदल कर, और कहीं ना कहीं उसी में जो इकोनॉमी है वो डिस्टर्ब हो जाती है। आपका क्या कहना है कि आर्थिक सुधार की इतनी आवश्यकता है या आर्थिक सुधार पर बात क्यों नहीं होती? आर्थिक सुधार आखिरकार कब तक आएगा, क्या कहना है आपका? ये जो 1991-92 की बात है, तो मनमोहन सिंह की सरकार जो थी या उसके बाद चंद्रशेखर की सरकार भी आई, तो जी जो इकोनॉमी है वो मनमोहन सिंह अर्थशास्त्री भी है और दूसरा उनके पास आईएएस है और काफी नॉलेज वाले आदमी थे। लेकिन उस टाइम पे जो कांग्रेस ने के टाइम में भी प्रजा को महंगाई का सामना करना पड़ा था, लेकिन एक चीज आई थी कि इंस्पेक्टर राज कांग्रेस के शासन में मनमोहन सिंह ने ये नारा दिया था कि इंस्पेक्टर राज खत्म करो। तो वो इंस्पेक्टर राज खत्म हुआ था जिससे लोगों के व्यापार धंधे सब ठीक थे। लेकिन जब चंद्रशेखर जी बैठे थे प्रधानमंत्री के पद पे, तब देश का सोना उस टाइम पे गिरवे रखना पड़ा था। तो आर्थिक मुश्किलें उस टाइम पे भी थोड़ा टाइम चली थी। तो यह जो इकोनॉमी जीडीपी है वो जब सोना गिरवे रखा देश का, तब थोड़ी जीडीपी बहुत गिर गई थी, लेकिन थोड़े टाइम के लिए गिरी थी, लंबा टाइम कुछ सामना नहीं करना पड़ा था। तो ऊंच नीच राजकारण में, पॉलिटिक्स में और देश की जनता के हित में आता रहता है, लेकिन वो कितना टाइम दुख झेलना है,
इतना लंबा टाइम दुख झेला है जो प्रजा ने, ऐसी आशा नहीं थी। जैसे जी 2021 साल अक्टूबर में मोदी जी पहले पहले मुख्यमंत्री बने गुजरात के, जी फर्स्ट जी 2021 साल में। अब उनसे काफी कुछ आशाएं थी, गुजरात की प्रजा के वो काफी चाहक थे और गुजरात की प्रजा उनको दिल से चाहती थी। मैं भी उसमें ही हूँ, ऐसा बात नहीं है। लेकिन बाद में जो इनके मंत्रिमंडल और और जो इनका ब्यूरोक्रेट्स है, उनके बीच में जी मतभेदों के कारण ये प्रगति का जी विकास या जो बातें हुई, और विकास जो है वो गरीबों का भी होना चाहिए, अमीरों को भी होना चाहिए, सर्वांगी विकास होना चाहिए, मध्यम वर्ग का भी होना चाहिए। ये वन साइड विकास की चली गई। हालांकि जी मोदी जी के विचार श्रेष्ठ होंगे कि भाई सबका विकास हो, लेकिन ब्यूरोक्रेसी हमारा जी, लेकिन प्रशासन है, दिखाई नहीं देता। हाँ दिखाई नहीं देता है। वो जो वो जी, प्रजा को अब दिखाई लग नहीं रहा है देता। कि इतनी महंगाई बढ़ गई है, जो आजादी के बाद, जैसे जी मोरारजी भाई देसाई का शासन था तो शक्कर 2 रुपए किलो में खिलाई थी उसने, तो उस टाइम को भी लोग याद करते हैं। अभी प्रजा की बात करता हूँ, तो प्रजा आजादी जी के बाद जो कुछ भी हुआ है उसको भूल नहीं पाई है। लेकिन अभी जो शासन चला है और वायदे दिए जाते हैं इलेक्शन मैनिफेस्टो में, वो पूरे नहीं होते। और जब इलेक्शन जी आता है तब राजकीय पार्टी बहुत सारे वायदे चलाती है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, नहीं जी वो सब जी होता नहीं है। इसलिए प्रजा जी को जो झेलना पड़ा है, महंगाई की मार है, उसमें पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़े हैं, एक्चुअली क्रूड जी ऑयल के दाम घटे हैं। तो मनमोहन सिंह की सरकार में तब बढ़ते थे जब क्रूड ऑयल के भाव बढ़ते थे। लेकिन जी इस शासन में ऐसा हुआ है कि बैंकों को जो आर्थिक नुकसान पहुंचा है, इतने डिफॉल्टर, एनपीए बढ़ गया है बैंकों का, आर्थिक जी स्थिति है, जीडीपी है, जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, इतना नीचे चला गया है कि हमारे देश के प्रत्येक नागरिक को उसको उसकी मार सहन करनी पड़ती है, गरीब को भी जी सहन करनी पड़ती है। और जी बीपीएल का आंक बढ़ा है, बिलो पॉवर्टी जी लाइन जो है बिल्कुल। वो कम होना चाहिए। यदि विकास होता है तो बीपीएल नीचे जाना चाहिए, लेकिन ये बीपीएल जी बढ़ा है, जीडीपी जी का प्रश्न भी है। जी और बैंकों में जो जैसे गुजरात में भाजपा का शासन था, तो जी कोऑपरेटिव बैंकें 2001 में माधुपुरा के बाद 80 बैंकें बंद हुई। तो जी 80 बैंकें जी बंद हुई, उसका डिपॉजिटरों का पैसा है, जी 10 लाख यानी डिपॉजिट कहीं था ना उसके कहीं सामने जरूरत है कि एक अच्छे अर्थशास्त्री की, कहीं ना कहीं जरूरत अर्थशास्त्री है एक की, फाइनेंस मिनिस्टर की, जिसे इस तो मोदी जी बात के, का नॉलेज भी होगा ना। जी तो ये जो 80 बैंकें बंद हुई कोऑपरेटिव बैंकें, उसमें सरकार ने इतना जागरूक नहीं हुई कि जो डिपॉजिटर है जी उनको पूरा पैसा मिले। उनको 1 लाख बीमा जी कवच था, आरबीआई की पॉलिसी। जी जी आज भी कोई बैंक जी नुकसान में जाती है, प्राइवेट बैंक या जी नेशनलाइज बैंक, तो 1 लाख से ज्यादा किसी को नहीं मिलता है। यह बड़ी दुविधा जी की बात है, प्रजा को मालूम ही नहीं है कि इसके अंदर क्या होना चाहिए। तो ये जागृति जी भी बिल्कुल। लानी चाहिए। डिफॉल्टर के पासपोर्ट इधर जमा है और वो जी डिफॉल्टर विदेश में है। ऐसे हमने जी जी पिटीशन भी करी थी, पब्लिक इंटर जी लिटिगेशन, जी कि ऐसे लोगों को कहाँ से भेजा गया, कबूतरबाजी में भेजा गया दूसरों को भी, उनको अब विदेश से जी लाने के लिए सरकार को मेहनत करनी पड़ती है। स्विस बैंक में जी काला जी धन, चाहे राजकीय नेता कांग्रेस के हो, चाहे भाजपा के हो, चाहे दूसरी पार्टी के हो, चाहे एनसीपी के हो, उन्होंने हमको वादा किया, प्रजा को, भारत देश की जनता को, कि हम स्विस बैंक का पैसा लाएंगे तो हमारी गरीबी का रूपांतर अमीरी जी देशों जी में हो जाएगा। और वो हकीकत जी बात है। बिल्कुल। अभी जिनके जी पास डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट है, पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट्स जो भी है, उनके पास उनका धन बाहर निकाला जाए, काला धन, तो अपने देश जी में से गरीबी तुरंत दूर हो जी सकती है और जी देश सोने की जी चिड़िया लेकिन जैसे उसके पहले लिए था कुछ ऐसा बन कुछ ना कुछ आगे स्टेप्स भी तो लेने होंगे। कोई सकता। रणनीतिकार भी तो चाहिए। ऐसा तो होगा नहीं कि सिर्फ एक या दो ही तय करेंगे नेता कि अब क्या होता है। हर मंत्रालय की वो टीम वही अपने सिरे पर रखे। जी आपकी और जी सावन जी आपकी ओर आना चाहूंगी। अगर हम बात कर ले जी, पिछले 30 सालों की, अगर हम बात करते हैं 1991, मनमोहन सिंह द्वारा एक बेहतरीन प्रयास किया गया था। उन्होंने वो सिस्टम लाई थी एलपीजी, जिसे हम लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं।
एक कदम उठाया गया था कि कैसे हमारी गिरती हुई इकोनॉमी को राइज करने, लेकिन उसके बाद देखा गया कि धीरे धीरे समय के साथ वो चीजें तो वो की वो ही रही एलपीजी, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी फॉर्मूला बदल गई, कहीं ना कहीं वो जो उसका रास्ता था वो बदल गया, यानी विकास कहीं ना कहीं गुम हो गया। जिस राह पर हम चले थे कहीं ना कहीं हम रास्ता भटक गए, जैसे हम संसद में भी रास्ता भटक जाते हैं। जनता आज कर रही है महंगाई के मुद्दे की, जनता आज कर रही है बेरोजगारी की। जी, मैं उसके ऊपर आपको ये बताना चाहूँगा कि आपने जो 1991 की बात की, उसके बाद ये सरकार आने के बाद जो विजन है, जो पॉलिसी डिसीजन जो लिए गए हैं, उसमें भारत को आज विश्व में जो डेवलपमेंट कंट्रीज है, डेवलप्ड कंट्रीज, जो विकसित देश है, उसके सामने भारत को किस तरह से खड़ा रहना है और भारत की इकोनॉमी को किस तरह से बढ़ाना है, उसके लिए काफी प्रयास किया गया है। और उसके मुताबिक ही मैन्युफैक्चरिंग हब अगर भारत में बनता है तो भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब की तरह प्रोजेक्ट करना है और उसके हिसाब से पॉलिसीज भी करनी है। तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए मेक इन इंडिया का सबसे बड़ा एक पॉलिसी लाया गया है और स्कीम लाया गया है। तो उसके हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग जितना भी यूनिट्स इंडिया के अंदर जो बढ़ता है तो उसका सीधा फायदा भारत में रोजगारी में भी होता है और उसकी प्राइस कंट्रोल में भी होता है, और भारत में जो मैन्युफैक्चरिंग होता है उससे हम एक्सपोर्ट भी बढ़ा सकते हैं, तो उसमें भी इकोनॉमी में सारा बदलाव आ सकता है। तो गवर्नमेंट का सबसे बड़ा यही प्रयास है कि भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाए। उसी के साथ अगर दूसरा देखिए तो आईटी सेक्टर की भी हम बात करते हैं, तो आईटी सेक्टर के अंदर भी गवर्नमेंट उतने ही अच्छे कड़े स्टेप्स ले रही है, और जहां जहां सुधार की जरूरत चाहिए और जहां इनोवेशन की जरूरत चाहिए वो भी गवर्नमेंट ले रही है। तो डिजिटल इंडिया करके भी पूरा एक कैंपेन और पॉलिसी चलाया गया है। तो डिजिटलाइजेशन से आईटी सेक्टर, आज विश्व के अंदर आईटी सेक्टर बहुत बड़ा हो चुका है, तो विश्व के सामने कंपटीशन में भारत को आईटी सेक्टर में बढ़ावा देना चाहिए, और वो हिसाब से एक स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उसके साथ अगर देखें तो मेक इन इंडिया और उसके साथ अपने स्टार्टअप का भी जो एक योजना है, तो यंग एंटरप्रेन्योर्स है, जो लोग पढ़ाई करके आते हैं, जो खुद का रोजगार का मतलब सिर्फ नौकरी है, और नौकरी का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं है। तो सरकारी नौकरी, उसके साथ प्राइवेट नौकरी, और उसके साथ खुद का एक रोजगार बढ़ाने की बात है। तो आत्मनिर्भर भारत का जो एक फिर भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना ज्यादा क्यों है? आप जिस तरीके से बता रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये मैंने बोला कि 1991 में उदारीकरण की जिसकी हम बात कर ले, जो मनमोहन सिंह लाए थे, उनका प्रयास भी तो यही था। मैं वही बोल रहा हूँ कि हमारा जो प्रयास है भारत को स्वनिर्भर बनाना है, सेल्फ रिलायंस बनाने की ओर जा रहा है। तो आज जो यंग एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, छोटे छोटे उद्योग से, छोटे गांव कस्बों से लेके आ रहे हैं, और बड़े उद्योग जो भी आ रहे हैं, तो वो सब सेल्फ उसमें जो यंग लोगों को उनको लोन दिया जाए, उनको सब्सिडी दिया जाए, मुद्रा योजना के तहत भी वो काम हो रहा है। तो वो अपने पैरों पर खड़े हो चुके। आज एक छोटा भी अगर व्यापारी भी है, और अगर एक कोई छोटा अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी है, सर्विस यूनिट भी है, तो अगर छोटा भी चलता है तो उसके पास भी उतने रोजगार उपलब्ध होते हैं। फिर भी अगर तो हम बात करें जीडीपी की, जीडीपी घट रही है, डेब्ट टू जीडीपी रेशियो की बात करें तो वो भी काफी बढ़ गया है, जो हमारे लिए बहुत खतरे समान है। Therefore, government is taking these steps. देखिए, खुद के स्वनिर्भर योजना के अंदर जो भी रोजगार होता है, वो रोजगार के अंदर एक छोटा दुकान भी चालू होता है या छोटा एक यूनिट भी चालू होता है, तो उसके वहां काम करने वाले भी होते हैं। अगर छोटा टायर 2 सिटीज देख लीजिए, टायर 3 सिटीज देख लीजिए, आप रिमोट लेवल पे जाइए, अगर वहां पे भी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, कुछ जीआईडीसीज ओपन होती है, तो वहां पे भी एक वर्किंग एनवायरनमेंट होता है, तो वहां से लोकल लेवल का जो रोजगार होता है, ग्रामीण लेवल में भी रोजगार है, तो वहां पे भी रोजगार क्रिएट करने का प्रयास कर रही है सरकार। और पिछले 1.5 साल के अंदर हमने देखा है कि कोरोना के हिसाब से जो काफी अप डाउन हुआ था, उसके हिसाब से जो जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट वो टेम्पररी प्लस माइनस हुआ था, और अभी आप देखिए कि जून में ही हालांकि उसका जो एम्प्लॉयमेंट का रेट है वो फॉल होना चालू। कोरोना से पहले की बात करें तभी भी तो इकोनॉमी हमारी डाउन जा ही रही थी, और उसके मुख्य कारण की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं वो बढ़ती हुई महंगाई की लकीर, कहीं ना कहीं ये बेरोजगारी का दर जो बढ़ रहा था। देखिए, क्योंकि अगर उसकी पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें इकोनॉमी पे देखने को क्यों नहीं मिलती? मुद्दा मेरा यही है। प्रयास बहुत अच्छा शायद किया होगा हर पार्टी ने, लेकिन बात आती है सरकार जी अर्थतंत्र को, देखिए 5 मिलियन ट्रिलियन के वो जो हमारा जो लक्ष्य है, वो लक्ष्य की ओर आज सरकार प्रयास कर रही है और उसको ले जाने के लिए कटिबद्ध है।
वो लक्ष्य तक जाने के लिए जो जो कड़े अगर वो नियम भी बनाने पड़ेंगे तो सरकार नियम बनाएगी, और जहां जगह पॉलिसी को लिबरल भी करना है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ नौकरी, देखिए प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर में सिर्फ नौकरी से काम नहीं चलेगा। अगर इंडिया को आगे बढ़ना है तो इतने वो बड़े लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना, आईटी हब बनाए, तो उसके लिए गवर्नमेंट कड़े स्टेप्स उठा रही है और उसके उसमें वो कटिबद्ध रहेगी और वो काम करेगी। जी, यानी 1991 में जो उदारीकरण तब की सिचुएशन के हिसाब से लाया गया था, उसको ही कहीं ना कहीं वो आर्थिक सुधार यानी कि ये जो रिफॉर्म करके लाना होगा, और शायद उसमें जरूरत भी पड़ जाए आपको कुछ अनुभवी लोगों। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग हब जो हम बना रहे तो उसमें विदेशी निवेशकार जो आते हैं वो भी भारत के अंदर आएंगे। उसके साथ आईटी का सेक्टर भी है, तो वहां से विदेश में भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं इंडिया के अंदर, तो यहाँ पे भी वो इंडिया की इकोनॉमी पे भी वो फायदा होगा, इंडिया के एम्प्लॉयमेंट पे भी फायदा बहुत अच्छी बात है। फाइनेंस के हिसाब से अगर हम देखे जाए, अगर आप बोल रहे हो कि विदेशी जो फंड है वो आता है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा भी तो होगा, कंट्रोल भी तो उनके हाथ में रहेगा, जिसका फाइनेंस उसका कंट्रोल। देखिए, तो गवर्नमेंट को ये भी तो ध्यान रखना होगा। ऐसी बात नहीं है, गवर्नमेंट, मैंने वो अभी थोड़ा क्लियर किया कि जहाँ पे कड़े नियम या रूल्स बनाने हैं, कि जहाँ पे यहाँ पे अगर इंडिया में अगर कोई बाहरी कंपनी आती है, कि कोई भी इन्वेस्टमेंट आता है, तो वो अगर कोई यूनिट भी स्थापना करता है, कि कोई भी वो वैसे कंपनी उसमें अपने कैपिटल ही करता है, देश में पैसे लेके जाएगी ना, मेरा जहां तक कंपनी, नॉलेज है। देखिए कंपनी मतलब कोई भी कंपनी आएगी, मुनाफा तो यहाँ पे आती है तो हमारे, देखिए मुनाफे की बात अलग है, यहाँ पे अगर कंपनी आती है तो यहाँ के वर्कर भी काम करते हैं, यहाँ के जो ऑफिसर्स लेवल के जो भी उनके ग्रेड के हिसाब से वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है, तो यहाँ पे निवेश आता है, यहाँ पे काम भी होता है, और यहाँ पे भी उसका एम्प्लॉयमेंट का ग्राफ बढ़ता है। ठीक है, निशान जी आपकी ओर आना चाहूंगी। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 30 सालों की, हम बात कर रहे हैं कि 1991 में जो आर्थिक सुधार की ओर प्रयास किया गया था, अभी जब हमारी इकोनॉमी इतनी डाउन जा रही है, कोरोना काल के पहले भी हम देखें तो तब भी जीडीपी गिर ही रही थी, तब भी महंगाई के दर जो था वो बढ़ ही रहा था, तब भी बेरोजगारी की समस्या थी। हालांकि अभी की जो सरकार है उन्होंने वादा किया था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार हमारी सरकार। तो कहीं ना कहीं जनता इस बात की राह देख रही है कि महंगाई कब कम होगी, जनता राह देख रही है कि रोजगारी कब मिलेगी, जनता ये भी राह देख रही है कि अर्थतंत्र को मजबूती कब मिलेगी। क्या आर्थिक सुधार आपको लगता है अब लाना चाहिए? जलपा जी, अब की बार महंगाई की मार बस करो मोदी सरकार। हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे। 7 साल में उन्होंने देश के 70 ईयर्स को खत्म कर दिया है। देखिए जलपा जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बताऊं, अगर भारतीय जनता पार्टी कहीं पे हारती है वो चलेगा, कांग्रेस पार्टी कहीं पे हारती है चुनाव में वो चलेगा, लेकिन हमारा देश नहीं हारना चाहिए। सबसे सिंपल बात करूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी ने बहुत कम बातें की, उनको शायद उनकी सरकार की उपलब्धियां ही नहीं पता, जो पिछले 7 साल और कंपेयर टू अदर 23 ईयर्स, जो हम 30 साल की बात कर रहे हैं, 7 साल में मोदी सरकार की उपलब्धियां, जीडीपी सबसे लोएस्ट कैटेगरी में, अनएम्प्लॉयमेंट सबसे हाईएस्ट कैटेगरी में, जो टोटल 8.50% अनएम्प्लॉयमेंट का परसेंटेज बढ़ चुका है, और वो भी अर्बन एरिया में 9.49% और रूरल एरिया में 8% के आसपास अनएम्प्लॉयमेंट का रेट बढ़ चुका है, जो सबसे बड़ी उपलब्धि 7 साल में। 7 साल में किसानों के कर्ज माफी नहीं करके किसानों के कर्ज 19 लाख करोड़ तक पहुंचाने की उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने की। भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने एफडीए लाके यहाँ की इकोनॉमी को अनबैलेंस कर दिया। जब ये एम्प्लॉयमेंट की बात करते तो जब मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे और जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, और अगर हम उससे भी आगे की बात करें, 1991 से पहले की भी बात करें, तो हर चौथे घर में, भारत देश में हर चौथे या 5वें घर में एक सरकारी नौकरी थी। पिछले 7 साल में सरकारी नौकरी खत्म हो गई जी। उसका कारण क्या है? 60% सरकारी नौकरी, फिर वो कॉर्पोरेशन लेवल से हो, केंद्र सरकार तक हो, सुप्रीम कोर्ट तक हो, 60% सरकारी नौकरियां खाली है। दूसरी बात, किसानों के 19 लाख करोड़ के कर्जे बढ़ गए, वो इक्विवेलेंट टू भारत सरकार का डेफ्ट है। आप काउंट कीजिएगा और डेटा लीजिएगा। पिछले 7 साल में भारत सरकार में मोदी सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 7 साल में जो जो राज्य में सरकारें बनाई है, वो सारे राज्यों का डेफ्ट, इंक्लूडिंग गुजरात की बात करें तो 3 लाख करोड़ का डेफ्ट चढ़ चुका है। यानी गुजरात में कोई भी नया बच्चा बॉर्न करता है, वो 7,000 का डेफ्ट उसके ऊपर लेके ही गुजरात में आता है। मैं कंपेयर नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको ये बात समझाना चाहता हूं कि देखिए, जैसे चाइनीज मोबाइल कंपनियां
बहुत सस्ते दरों में अपने मोबाइल बेचती है, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करती है, लेकिन उसका सारा का सारा प्रॉफिट ले जाती है चाइना में और शंघाई में इन्वेस्ट जी करती है, शंघाई का इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करती है। आज हम जब वर्ल्ड लीडर की 7 साल से मोदी जी बात कर रहे हैं कि भारत को वर्ल्ड लीडर बनाएंगे, जलपा जी बहुत दुख की बात है कि अनएम्प्लॉयमेंट में और अनएम्प्लॉयमेंट के क्राइटेरिया में और जो परसेंटेज है अनएम्प्लॉयमेंट का, उसमें श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे देश भी हमारे से आगे हैं। उनके वहां पे भी इतना एम्प्लॉयमेंट नहीं है जितना हमारे वहां पे एम्प्लॉयमेंट का परसेंटेज आ चुका है। आज भारत के पास रिजर्व फंड नहीं बचा है। जब प्रधानमंत्री जी को पूछा जाता है स्विस बैंक का पैसा किसका किसका है, नाम बताइए, वो बोलते हैं जी हमको पता नहीं। जब कृषि मंत्री को, भारत देश के कृषि मंत्री को पूछा जाता है कि टोटल डेप्थ किसानों का कितना है जो किसान डिमांड कर रहे हैं, वो बोलते हैं जी हमारे पास डेटा नहीं है। ये क्या चल रहा है? ये एक मजाक चल रहा है। 7 साल में इन्होंने 70 ईयर्स की भारत की, बल्कि कांग्रेस ने तो 45 ईयर से ज्यादा राज नहीं किया, ये 17 साल गिनाते, लेकिन 15 साल अलग सरकारें थी। लेकिन 70 ईयर्स में भारत निर्माण का जो केंद्र सरकारों ने काम किया है, उसको 7 साल में खत्म कैसे करना, ये सबसे बड़ी राष्ट्रीय उपलब्धि अगर किसी के पास है तो वो भारतीय जनता पार्टी और उनके शासक मोदी जी के पास है। देखिए जलपा जी, मैंने कहीं पे पढ़ा है, और वो भी भारत देश के एक नामचीन न्यूज़पेपर में ही पढ़ा है, जो हमारे सीतारामन जी है उनके हस्बैंड ने खुद ये स्टेटमेंट दिया था दैट शी इज नॉट कैपेबल इनफ टू बी अ फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ एनी कंट्री। हाँ ठीक है, इकोनॉमी का उनके पास नॉलेज होगा, वो पढ़ाई लिखाई से तो नॉलेज किसी के पास भी आ जाता है। कल जाके मैं बैचलर्स मास्टर्स इकोनॉमिक्स में पढ़ूंगा तो मेरे पास भी वो नॉलेज आ जाएगा। बट नॉलेज होना और प्रैक्टिकल होना, देखिए मार्केटिंग करना और सिर्फ भाषणबाजी करना हमारी गलती है। मैं स्वीकारता हूँ जलपा जी, कांग्रेस की ये गलती रही 10 साल के मनमोहन सिंह जी के राज में। हमने मार्केटिंग नहीं किया, हमने होर्डिंग्स नहीं लगाए, हमने मन की बातें नहीं की। प्रधानमंत्री जी सरदार मनमोहन सिंह साहब ने ये सब करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने काम किया। आपको पता होगा मनमोहन सिंह जी के 10 साल के उनके कैरियर में, प्रधानमंत्री के कैरियर में, एशिया का सबसे कम पेट्रोल हमारे वहां पे मिलता था, एशिया का सबसे कम टैक्सेशन सिस्टम हमारे वहां पे थी, एशिया का सबसे हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट भारत देश में था। चाइना की मैं बात नहीं कर रहा, कंपेयर टू चाइना की तो कुछ बात ही अलग है, वहां पे लोकशाही नहीं है। अदर कंट्रीज से कंपैरिजन जब करें, और 7 साल में जी क्या हुआ, आज कोरोना काल में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने क्लियरली ये 1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि कोविड की वजह से भारत देश में अनएम्प्लॉयमेंट या नौकरियां नहीं जानी चाहिए। आज ये नए बिजनेसेस की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मुद्रा लोन की बात कर रहे हैं, हमने जी 20 लाख करोड़ दे दिए, इतने लाख करोड़ दे दिए, लेकिन कहाँ है आपके सरकारी रिकॉर्ड बोल रहे हैं 76% ऑफ मीडियम एंड स्मॉल मीडियम enterprises has been closed down in past 3 years. Out of 76%, total 37% of small and medium businesses including restaurants, बहुत सारे छोटी छोटी गृह उद्योग, छोटे छोटे सहकारी क्षेत्र, कॉर्पोरेटिव क्षेत्र, ये कोरोना काल में 1.5 साल में बंद हुए। आप एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हो, आप बिजनेसेस की बात कर रहे हो। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट इज द वर्स्ट एंड नंबर 1 फेलियर ऑफ मोदी गवर्नमेंट। मेक इन इंडिया का जो मंत्रालय है, जो सचिव उसमें काम करते हैं, उनका ही ये स्टेटमेंट था, सुब्रमण्यम स्वामी जी का ये स्टेटमेंट था कि जो बब्बर शेर के साथ जितना बड़ा इन्होंने खर्चा करके मार्केटिंग किया था, वो अभी ऐसी हालत पे है कि मेक इन इंडिया का प्रोजेक्ट कहीं पे भी सक्सेस नहीं दिख रहा। आप इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने की बात कर रहे हैं सर, उसमें 7 साल नहीं लगते, उसमें ये पूरी जो एक प्रोसेस है वो कांस्टेंट प्रोसेस है। इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करके एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ाना कहाँ बढ़ा? 7 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए और पिछले 30 इयर्स का रिकॉर्ड देख लीजिए। 7 साल में बल्कि हमारा एक्सपोर्ट तो टोटली 11% कम हुआ है, बहुत सारी चीजों में कम हुआ है। आईटी क्षेत्र की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ पे लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन्स, कौन सी चीज इंडिया में नहीं बनती जी? इंडिया में स्पेस शटल से लेके एक सुई तक की सारी चीजें इंडिया में हाल में बन रही है। लेकिन क्यों अनएम्प्लॉयमेंट? क्योंकि आज देश में कॉन्ट्रैक्चुअल सिस्टम आ गया है। जब से मोदी जी गुजरात में थे मुख्यमंत्री, और जब से प्रधानमंत्री बने हैं, तब से सरकारी नौकरियां तो आप भूल ही जाइए। प्राइवेट सेक्टर के ऊपर तो कोई भी रेगुलेशन नहीं है। देयर इज नो रेगुलेटरी बॉडी ऑन द प्राइवेट सेक्टर। आज 1.5-2 साल में कोरोना की वजह से जो भी कंपनियों को उनके फाइनेंसिस में, उनकी इकोनॉमी को मेंटेन करने में इफेक्ट पड़ा है जलपा जी, उन्होंने
5,000 में से 2,500 को सिर्फ बुलाया और बोल दिया यू आर फायर्ड, डोंट कम टू माय ऑफिस और डोंट कम टू योर कंपनी फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। ये क्या है? कोई रेगुलेटरी नहीं, सरकारी नौकरी आप भर नहीं सकते, प्राइवेट सेक्टर में कोई रेगुलेटरी पॉलिसी नहीं, तो क्या होगा? ये इनबैलेंस होगा। मनमोहन सिंह जी ने क्लियरली बोला है 2025 तक अगर हमारे जीडीपी ग्रोथ को पॉजिटिव वे पे नहीं लाया गया, पॉजिटिव फिगर में नहीं लाया गया, तो शायद हो सकता है कि पाकिस्तान से भी ज्यादा हमारा डेफ बढ़ जाए वर्ल्ड बैंक के ऊपर। हमारी जो मुद्राएं है वो मुद्रा अगेंस्ट गोल्ड, कोई भी देश के पास जो गोल्ड होता है उसके अगेंस्ट में ही आप आपके मुद्रा का मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो, ठीक है। हमारे पास अभी इतना सारा गोल्ड भी रिजर्व में नहीं बचा है, ये मैं नहीं बोल रहा, ये आरबीआई के गवर्नर की स्टेटमेंट्स है। इतना इनफ हमारे पास गोल्ड भी नहीं बचा कि हम नई 100 रुपए की भारत की जनता को प्रोवाइड कर सके, इतनी नोट हम छाप सके। हमारे पास इतना भी रिजर्व फंड नहीं बचा है। आज की हालत में जब सुप्रीम कोर्ट भारत सरकार को और मोदी गवर्नमेंट को ऐसा बोलती है जो कोरोना में डेथ हुई है उनको भारत सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ मुआवजा मिलना चाहिए, ये मोदी सरकार का स्टेटमेंट है जलपा जी, मैं नहीं बोल रहा जी। हमारे पास तो पैसा ही नहीं है। We cannot afford to give compensation to those people who have been died due to corona. पहले हलफनामा किया था, वहां पर बोला था कि हमारे पास सरकारी तिजोरी में उतने पैसे नहीं है, फिर दोबारा उन्होंने अपना स्टेटमेंट पलटा था, फिर बोला था कि पैसे तो वैसे है लेकिन हम दे नहीं पाएंगे। ये जलपा जी एक ही बात हुई सुप्रीम कोर्ट की फटकार होती है जब, तो वो बहुत ही एक्सपेंसिव फटकार। जी दूसरी बात इंपॉर्टेंट, ये देश मिडिल क्लास से चलता है जलपा जी, ये देश स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस से चलता है। राहुल गांधी जी बोल के थक गए कि अगर ये देश की इकोनॉमी को, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को और ये देश के बिजनेसेस को अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो हमें एफडीए नहीं चाहिए, हमें फॉरेन से आया हुआ फाइनेंस नहीं चाहिए। हमारे देश में इतनी शक्ति और हमारे देश के लोगों में इतना एजुकेशन है कि वो बहुत सारी चीजें खुद ही मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को आप इंस्पायर कीजिए। हमारे देश में नहीं देते और वो नहीं हो रहा जी। आपके आसपास में जलपा जी बहुत सारे ऐसे गृह उद्योग है जी, एग्जैक्टली आपके आसपास में बहुत सारे गृह उद्योग है, आपके आसपास में बहुत सारे शिल्पीकार है। हम कहीं पे घूमने जाते हैं तो 5 रुपए की चीज 50 रुपया का खर्चा करके कोई भी हिल स्टेशन जाते हैं हम खरीद लेते हैं, लेकिन जब वो चीज हमारे बाजू वाला ही बनाता है तो हम वो 5 रुपया खर्चने के लिए रेडी नहीं होते, क्योंकि उसका मार्केटिंग प्रॉपर नहीं हो रहा, उसका ब्रांडिंग प्रॉपर नहीं हो रहा। ये देश को मिडिल क्लास चला रहा है जलपा जी। आई एम बैक टू द पॉइंट, 70% मिडिल क्लास वाले देश में आप ही मुझे बताइए पिछले 7 साल में मोदी सरकार ने मिडिल क्लास को क्या दिया? देखिए, बीपीएल कार्ड होल्डर को तो अनाज भी कुछ किलोग्राम मिल जाता है, बीपीएल कार्ड होल्डर को तो सस्ते में मकान भी दिया जाता है। मिडिल क्लास को ये देश में क्या मिला 7 साल में? कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनी जो मिडिल क्लास को कुछ दे सके। अच्छा जी, दिया तो जो इनकम टैक्स की लिमिट 3 लाख थी वो बढ़ा के 5 लाख कर दी। अरे भाई, बिजनेस होगा, कोई जॉब करेगा, किसी के पास प्रॉपर इनकम होगी तब जाके इनकम टैक्स पे करेगा ना, क्योंकि इनकम टैक्स पे करने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता ये देश में। आप टैक्स भरने के बाद भी बहुत सारे टैक्सेस पे कर रहे हो, इनकम टैक्स का भी कोई मतलब नहीं है। ये देश में अगर मिडिल क्लास को, अगर किसान को कुछ मिला है तो मिला है बेकारी, मिला है बेरोजगारी, मिला है हाईएस्ट पेट्रोल के दाम, हाईएस्ट अनाज के दाम, कुकिंग ऑयल के दाम। किसान आज पिछले 8 महीने से रोड पे बैठे हैं। अरे इतना कितना एरोगेंस है भारतीय जनता पार्टी में कि किसान की एक मांग है, भाई ये बिल को कैंसिल कर दो या बिल को रिजेक्ट कर दो, वापिस ले लो। क्यों नहीं ले सकते? ये देश में 70 इयर्स में बहुत सारी चीजें वापिस ले गई है जलपा जी, लेकिन ये एरोगेंस में व्यापी सरकार है, इनको लगता है हम कोई भी चुनाव लड़ेंगे हम जीत जाएंगे। मैंने तो देश आजादी के बाद कहीं पे पढ़ा और कहीं पे देखा तो पहली बार हमारे देश के 2 राज्यों की पुलिस अंदर भिड़ी, 2 राज्यों की पुलिस के बीच में फायरिंग हुआ। पहली बार हम सिविल वॉर की कंडीशन में गए जलपा जी। ये किसकी जिम्मेदारी बनती है? गृह मंत्री अमित शाह की जिम्मेदारी नहीं बनती क्या? क्या वहां पे कांग्रेस की सरकार है? क्या वहां पे भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं है? जी निशान जी, आपकी ओर भी लौटूंगी। प्रकाश जी, यहाँ पर काफी मुद्दों पर बात हुई। अब मुद्दा एक ये भी है, अगर हम कॉर्पोरेटकरण की बात करें तो कहीं ना कहीं उसकी ओर जो राजनीतिक झुकाव है वो कहीं ना कहीं खतरा भी लगता है। अगर हम अर्थतंत्र की दृष्टि से सोचे, अगर हम गरीब वर्ग की दृष्टि से सोचे या हम मध्यम वर्ग की दृष्टि से सोचे। जी प्रकाश जी। जी, अधोगति की तरफ ले जाता है। और कुटीर उद्योग है, लघु उद्योग है,
स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, गृह उद्योग है, वो सब खत्म होता जा रहा है। अगर वो बढ़ेगा तो एक्सपोर्ट होगा। आज चाइना है वो एक्सपोर्ट करता है, भले कुछ भी उसकी साम्यवादी देश है, लेकिन उसके एक्सपोर्ट पे वो निर्भर है। हम बोलते हैं हम इंपोर्ट करें, एफडीआई करें। अब कांग्रेस पहले ये मुद्दा लाई थी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का। जो इधर आएगा विदेशी, जो अंग्रेजों को हमने भगाया, वो अंग्रेज दूसरे रूप में आ रहे हैं। और अभी प्रजा जो महसूस कर रही है, वो आजादी के बाद की गुलामी महसूस कर रही है। ऐसी पोजीशन जो राजनीतिक गुलामी है, शैक्षणिक गुलामी है, आर्थिक गुलामी है, उसमें से देश पसार हो रहा है। यह आजादी के बाद का प्रथम तबक्का है, प्रथम बार ऐसा देखा गया है। अभी शिक्षा का प्रश्न लो तो शिक्षा में भी जो है वो स्कूलों का इतना महंगा शिक्षक एजुकेशन हो गया है कि सरकारी स्कूल है बंद होती जा रही है, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया जा रहा है, और कॉरपोरेट सेक्टर इतना आगे बढ़ गया है कि जिसमें जो शोषण है वो मध्यम वर्ग का और उसका हो रहा है। और खानगीकरण, प्राइवेटाइजेशन जो किया है, हमारा देश में टैक्स भरने वाले करदाता है, उनके फंड का जो है वो मिसयूज हो रहा है, ऐसा लग रहा है। और प्रजा समझती है कि मिसयूज हो रहा है। इतने अब जब जीएसटी आया तब उन्होंने 2017 में बताया कि हम सिंगल टैक्सेशन पद्धति लाएंगे, सिंगल विंडो टैक्स रहेगा, लेकिन कहाँ पर रहा। उसके बाद भी इतना सारा हेवी टैक्सेशन है कि प्रजा के, गरीब आदमी, मध्यम वर्ग की तो कमर ही टूट जाती है। मध्यम वर्ग ना ऊपर जा सकता है, न नीचे आ सकता है, न बोल सकता है, पिस रहा है। तो इसमें सरकार को बहुत ड्रास्टिक एक्शन लेने चाहिए। ये तो अगले चुनाव में मैं ऐसा मानता हूँ कि प्रजा अपना रुख बदलते देर नहीं करेगी। और दूसरा जो मार्केटिंग है सरकार का, वो डर का मार्केटिंग है कि जैसे सूरत में कुछ व्यापारियों ने नाम नहीं लेने की शर्त पे जो अभी चुनाव हुए या जो कुछ भी हुआ, तो व्यापारियों को भी डराया जाता है, हम तुम्हारा पे रेट गिराएंगे, ये करेंगे। ये पॉलिटिकल रिवाइवल ही व्यापार के क्षेत्र में नहीं होनी चाहिए। व्यापार का विकास होना चाहिए। ठीक है, गुजरात में एक अपना मोदी ने बहुत अच्छा दिया था 2007 लाभपात्र से ऑक्टो नाबूदी करी, वो भी हम पीछे पड़े, आंदोलन करना पड़ा कि मैनिफेस्टो में तुमने कहा था और तुम निभा नहीं रहे हो। वो आंदोलन करता, हम लोग ही व्यापारी लोग थे, काफी कुछ उसमें, लेकिन उन्होंने बात मानी। मैं उनको समझाया कि भाई ये इंस्पेक्टर आ जाए दुकान पे धंधा करने के, कोई भी इंस्पेक्टर आ जाए, एक कल ऑक्टो वाला आवे, दूसरा आवे, तो आदमी धंधा करेगा या हमको करप्शन देता रहेगा। तुम एक वेट लाए, वेट में हमको मोदी जी ने कहा कि हम अपन से कहाँ से करेंगे, ऑक्टो का जो नुकसान जाएगा वो हम कैसे भरपाई करेंगे। हमने उसको सजेशन दिया व्यापारी समुदाय में, तो तुम 4% का वेट है वो 5% कर दो, तो 12.5% का 15% कर दो, जिससे व्यापार मुक्त, उदारीकरण से व्यापार हो सके। कोई इंस्पेक्टर किसी की दुकान पे चढ़ नहीं सकता है, ऐसा कानून होना चाहिए। अभी तो जब देखो तब वो कोई ना कोई आकर के खड़ा हो जाता है, कभी जीएसटी वाला आ जाता है, कभी सेंट्रल जीएसटी वाला आ जाता है, कभी इनकम टैक्स वाला आ जाए। इनकम टैक्स का फेस प्लस पॉलिसी किया एक असेसमेंट, लेकिन फेसलेस में सरकार निष्फल है। इसमें जो रियल करदाता है, जितने इंडियन रेवेन्यू सर्विस के अधिकारी है, उनका पोस्टिंग का भाव अहमदाबाद, राजकोट, वडोदरा, सूरत, चेन्नई तो प्रीमियम चलता है। अब जो आदमी प्रीमियम देकर के बड़ी पोस्ट पे आएगा वो क्या करेगा, वो हर एक प्रजा समझती है। ये इन्होंने सुधार किया कि फेसलेस है। अब इधर का असेसमेंट तो दूसरी जगह पर होता है। अब जो छोटा आदमी है, जीएसटी गरीब से गरीब आदमी को भी भरना पड़ता है। तो ये टैक्सेशन जो बहुत भारी टैक्सेशन है। अभी वेट पेट्रोल में से इतना सारा है, डीजल में इतना है। ये सरकार के वायदे निष्फल गए, और अभी भी सरकार को मैं बोलता हूँ टाइम है कि कड़क एक्शन लेवे। अगर जब तक अमीरों के सामने और जो कॉर्पोरेट सेक्टर के सामने सरकार ने कड़क एक्शन नहीं लिए, लाल आंख नहीं करी, तो गरीब और गरीब होता जाएगा, मध्यम वर्ग गरीबी की दिशा में बढ़ेगा और देश का विकास रुक जाएगा। अब तक अपने जो बड़े बड़े वो करते, मेले करते हैं,
दिखावा करते हैं, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रोडक्शन की वैक्सीन, जरूरत। मुफ्त वैक्सीन के नाम पे जलपा जी रेडियो पे, होर्डिंग पे करोड़ों रुपया ये सरकार ने खर्चा कर दिया। अरे भाई मोदी जी, आपकी सैलरी में से थोड़ी दे रहे हो आप मुफ्त वैक्सीन। वो मिडिल क्लास और वही वही मध्यम वर्ग के भरे हुए टैक्स के पैसे से आप मुफ्त वैक्सीन दे रहे हो ना। देखो ये टैक्स है ना, लाभार्थी तक नहीं पहुंचता है कोई भी। अच्छा, इतनी सारी सब्सिडी मैं दे दी, लेकिन सब्सिडी का लाभार्थी है उधर तक पहुंचना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। बेनिफिशियरी तक नहीं पहुंचता है। यह एक हमारी एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी, अधिकारियों की पॉलिसी, या पॉलिटिशियन के इशारे पे ब्यूरोक्रेट्स काम कर रहा है, या ब्यूरोक्रेट्स पॉलिटिशियन को चला रहा है, यही मालूम नहीं पड़ता है। हम अंग्रेज थोड़े थे, हमारे जब आजादी मिली तब 35 करोड़ की जनता थी, और थोड़े अंग्रेज हमारे देश पे शासन करते थे। उसमें हमने आजादी जो भी लड़े और वो सब उनको किया, तो वो जो एक ब्यूरोक्रेट की संख्या छोटी है, लेकिन मिनिस्टर के पास एजुकेशन नहीं है। 43% लोग जो संसद में चुने हुए हैं, वो क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले हैं। तो कोई भी पार्टी का हो, लेकिन क्रिमिनल रिकॉर्ड वाला आदमी जब तक बंद नहीं होगा, तब तक ये देश की हालत सुधरना बहुत मुश्किल है। क्योंकि उधर सुनवाई नहीं होती, ईमानदार आदमी है जो उसको चुन करके भेजना चाहिए, टिकट ही नहीं देना चाहिए उनको। पहले जो ये पेगासस का जासूसी आया, वो जासूसी में पहले तो देखना चाहिए, चाहे कांग्रेस हो, चाहे मोदी जी की सरकार हो, बीजेपी की हो, बनर्जी की हो, या एनसीपी की हो, उनको देखना चाहिए हमारे पक्ष में क्रिमिनल कौन लोग है, हार्डकोर क्रिमिनल है या इकोनॉमिक क्रिमिनल है, उनको टिकट नहीं देना चाहिए। सबसे अच्छा से अच्छा, और मोदी जी की विचारधारा है, लेकिन उसकी विचारधारा उनके आजू बाजू के लोग उनको सफल नहीं होने देते। मैं ऐसा मानता हूँ कि उनकी विचारधारा अच्छी है जो भी है, लेकिन जो ब्यूरोक्रेट्स है, उनके उनकी टीम है, वो टीम में कहीं ना कहीं कमी दिखाई पड़ रही है। उसको सुधार लाना चाहिए और कड़क एक्शन लेने चाहिए। गरीबों को उत्थान की तक देनी चाहिए। आज गरीब बच्चा है, वो पढ़ नहीं सकता है, जिस देश का बचपन भूखा है, देश की जवानी क्या होगी। जो हमारे भविष्य है वो आज का यंगस्टर है या बच्चे हैं, वो हमारे राष्ट्र का भविष्य है। वो तो सीनियर सिटीजन है या आगे हम चले जाएंगे, लेकिन उनको उनके उत्थान के लिए, उनके उत्थान को उन्नति के लिए सरकार नहीं करती। जी और शिक्षा महंगी होती जा रही है, बच्चा पढ़ेगा कैसे, बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे, शिक्षा नहीं होगी तो आगे रोजगारी नहीं मिलेगी। प्राइवेट जी सेक्टर का कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम सरकार ने कर दिया है, तो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में छोटे मजदूरों का, छोटे कारीगरों का शोषण हो रहा है। पहले कुटीर उद्योग को डेवलपमेंट होता था, घर घर में जी उद्योग चलते थे, अब तो बंद हो गए। तो बेरोजगारी का कारण यही है कि कुटीर दिशा में उद्योग कुछ को, छोटे उद्योगों को। कोई स्ट्रेटेजी नहीं बनाई गई कि आगे क्या करना होगा। सावंत जी आपकी ओर आना चाहूंगी, यहाँ पर काफी मुद्दे पर चर्चा हुई। मुद्दा हमेशा घूम फिरा के वही पर आ जाता है, महंगाई की अगर हम बात करें, या फिर निजीकरण जो कुछ ज्यादा ही हद तक बढ़ता जा रहा है। निजीकरण की आवश्यकता है, लेकिन एक सही हिसाब से। डिस्टर्बेंस ठीक है, डिस्टर्बेंस आ रहा है, जी डिस्टर्बेंस आ रहा जी है। सावंत जी, आप सुन पा रहे हो मेरी आवाज? हेलो, जी सावंत जी, आप सुन पा रहे हो मेरी आवाज? आपकी आवाज कट के आ रही है, डिस्टर्बेंस, बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है। जी सावंत जी, यहाँ पर मैं जो बात हो रही है कि जो निजीकरण है वो काफी हद तक बढ़ता जा रहा है, कहीं ना कहीं हाँ, मैं अभी मेरा खुद का आवाज जी रिकॉर्ड हो रहा है। जी सावन भाई का इको हो रहा है। आप मुझे सुन पा रहे हो अब सावंत जी? आवाज सुन पा रहा हूँ, लेकिन साथ में बहुत आवाज आ रही है, हो रहा है, डिस्टर्ब हो चुका है पूरा। जी ठीक है, आप आपका तकनीकली जो इश्यू है वो आप सॉल्व कीजिए। तब तक मैं निशान जी आपकी ओर आना चाहूंगी। यहाँ पर काफी मुद्दों पर मेरी चर्चा आवाज आ हुई। रही है, मेरी आवाज आ रही है, मेरी आवाज। जी सावंत जी, मैं तो आपको सुन पा रही हूँ। हाँ, मेरा इको हो रहा है, फिर भी मैं जी बोलिए। डिस्टर्बेंस फिर से। जी जी सावंत जी, नहीं आ रही है। मैं जी थोड़ा बोलता हूँ, इको आ रहा है फिर भी। देखिए,
मैं बोलना चाहता हूँ कि कांग्रेस के स्वर्गस्थ जो वो टाइम पे जब प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी जी, उन्होंने वो टाइम पे बोला था कि केंद्र से 1 रुपया अगर जाता है तो उसमें से 15 पैसा ही सिर्फ जो बेनिफिशियरी है, लाभार्थी है, उसके पास पहुंचता है। तो वो गवर्नेंस कैसा था वो हम सबने देखा था, पूरी जनता, भारत की जनता ने। अब जब ट्रांसपेरेंसी की बात चल रही है तो ये सरकार की जो 7 साल का जो ड्यूरेशन है उसके अंदर 40 करोड़ के आसपास जनधन अकाउंट्स खुले गए हैं बैंकों के अंदर। उसके हिसाब से जो भी गवर्नमेंट की जो बेनिफिट्स पॉलिसी के मिलने चाहिए पब्लिक को, जो भी पॉलिसीज चाहिए, जो स्कीम्स चल रही है, उसके 13 लाख करोड़ रुपए सीधे पब्लिक के बैंक अकाउंट में गए। यानी 1 रुपया केंद्र बेचता था तो वो 1 रुपया ही पब्लिक के पास सीधा पहुंचता है। दूसरी बात, मैं थोड़ा इन्फ्लेशन की बात कर दूं कि आफ्टर इंडिपेंडेंस इन्फ्लेशन जो रेट था, तो मैं भी थोड़े बहुत आंकड़े देना चाहूँगा कि 1974 की बात कर ले तो 28.60% के आसपास था। 1991 में देख ले तो 13.87% के आसपास था। 2010 में 11.99, 2013 10.91। तो यूपीए का जो सेकंड जो सरकार था उसमें ऑन एन एवरेज महंगाई का दर भी 11.2% के आसपास का रहता था। और आप एक बार होम लोन्स की भी बात देख लें तो होम लोन्स का जो इंटरेस्ट रेट था वो 11% के आसपास यूपीए की सरकार के अंदर रहता था। फिर वो अब जाके 6.8 या 7% के आसपास का ग्राफ, उसके आसपास का ग्राफ रहता है। तो मेरे मित्र ये देख ले सर लेकिन रेट तो देखिए, उस टाइम पे 10 लाख में जो 2 BHK फ्लैट मिलता था 50 लाख रेट हो गया है। आप परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं सर। सावन भाई, आप जरा समझ के कैलकुलेशन कीजिए। उस टाइम पे यूपीए की गवर्नमेंट में 10 लाख रुपए का 2 BHK फ्लैट अहमदाबाद जैसी सिटी में मिलता था, आज 50 लाख में भी नहीं मिलता है। आप कहाँ परसेंटेज कंपेयर कर रहे हैं बैंक के इंटरेस्ट को? नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ कि जो दिखाई दे, अरे 10 लाख के ऊपर 10% काउंट कीजिए यूपीए सरकार का, और 50 लाख पे 7% काउंट कीजिए, कितना हुआ सर? कितना हुआ? अलग ऐसा नहीं रहता। महंगाई का दर की बात नहीं हो रही यहाँ पे, अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है। समझाने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। तो पहले विरोध भाजपा क्यों करती थी जब कांग्रेस की सरकार, तब आप क्यों नहीं सुनते थे या समझते थे वो स्ट्रेटेजी को? मुद्दा ये है, आपने सपने क्यों दिखाए कि महंगाई कम हो? जलपा जी, बात ही गलत हो रही है। लेकिन जिस टाइम पे यूपीए गवर्नमेंट थी तब 10-15 लाख में 2 BHK फ्लैट मिल जाता था, तब 11% इंटरेस्ट लगता था एन्युअली। आज वही फ्लैट 50-60 लाख में भी नहीं मिल पाता है। ये कंपैरिजन सावन भाई कैसे कर रहे हैं? इस पर मेरा एक और प्रश्न है। अगर हम आपका लॉजिक सावन जी मान भी ले, चलो हम इकोनॉमिक को और फाइनेंस वाले रूल को छोड़ भी दे, हम ऐसे ही भी मान ले, लेकिन फिर भी मुद्दा तो वहीं पर आया कि फिर आप जब कांग्रेस की सरकार थी तब वो क्यों आप विरोध करते थे? अभी तो कम होनी चाहिए। जितने साल थे उन सबको छोड़ दीजिए, आप बात करिए 2014 से अभी तक महंगाई क्यों कम नहीं हुई? आपके पास शायद कोई स्ट्रेटेजी थी उस वक्त। मैं वो फिर से बहुत इको हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ तो। जी सावन जी, हम आपको सुन पा रहे हैं। हाँ, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ बहुत ही डिस्टर्बेंस है। जी तब तक निशांत जी आपकी ओर आना चाहूंगी। यहाँ पर बात हम कर रहे हैं जी, हम यहाँ पर बात कर रहे थे काफी सारे मुद्दों के ऊपर। मैं आपको बता दूं कि दंगल देश का में वैसे अभी वक्त हो चला है एक छोटे से कॉमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर लौटेंगे, इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। किसी ने मुझसे पूछा कि सिर्फ 7 साल की उम्र में हॉकी स्टिक उठाना मुश्किल रहा होगा ना। सच कहूं तो हॉकी स्टिक उठाना आसान था, मुश्किल था आवाज उठाना। उन
उन लोगों के सामने जो मानते हैं कि लड़कियों को सिर्फ सुनना चाहिए, उन नियमों के सामने जो कहते हैं कि लड़कियों को खेल का मैदान नहीं, घर की दीवारों को चुनना चाहिए, तो पहले आवाज उठाई, फिर हॉकी स्टिक। हर गोल के साथ एक एक मुंह बंद करती गई, एक एक को जवाब देती गई। पर आज मेरे देश ने सवाल पूछा है, हॉकी में गोल्ड जीत कर आओगे? पूरी दुनिया को जवाब देना है। तो इस बार अपने लिए नहीं, देश के लिए गोल्ड करके आना है, गोल्ड लेके आना है। जिनके लिए देश ही उनका सर्व है, उन पे पूरे देश को गर्व है। टोक्यो 2020, इस बार इंडिया वर्सेस दुनिया। वेलकम बैक। आप देख रहे हो दंगल देश का। अब इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। आपकी ओर आना चाहूंगी निशांत जी। हमने काफी बात की, आज हम बात कर रहे हैं कि आर्थिक सुधार कब, इकोनॉमी को अब कैसे लाया जाए। और मुद्दा यहाँ पर साथ में हमने ये भी लिया है कि अगर हम मॉनसून सत्र की बात करते हैं तो बेरोजगारी का मुद्दा कब आएगा। अगर हम बात करें महंगाई की, तो महंगाई के बारे में कब सवाल पूछा जाएगा। देखिए जल्पा जी, अगर मॉनसून सत्र की बात करें तो हमें और अदर विपक्ष की पार्टियों को कोई भी दिक्कत नहीं है सरकार के साथ डिस्कशन करने में, चर्चा करने में। लेकिन प्रॉब्लम ये है, जब देश के विरोध पक्ष के नेता, जो विरोध पक्ष के आइकॉन है, वो फिर ममता जी हो या राहुल गांधी जी हो या शरद पवार जी हो, लेकिन अगर वो ही सुरक्षित नहीं है, अगर उनके निजी मामले, उनके प्राइवेट मैटर्स ही अगर सुरक्षित नहीं है देश में, तो संसद में क्या चर्चा करेंगे और कैसे करेंगे? क्योंकि संसद में हमें तो अभी ऐसी भीति है, हम संसद में जो भी चर्चा करेंगे वो भी शायद लीक हो जाएगी। वैसे संसद तो ओपन होता है, लेकिन हम सरकार के साथ, यानी राहुल गांधी जी अगर प्रधानमंत्री जी को 1 घंटा एक कमरे में मिलेंगे और इकोनॉमी के बारे में कुछ बातें करेंगे, या मनमोहन साहब मिलेंगे कुछ बातें करेंगे, शायद वो भी लीक हो जाएंगी। क्योंकि पेगासस के बाद ये सरकार पे अभी हमको बिल्कुल भी विश्वास नहीं रहा है। सेकंड मुद्दा, ये देश को चलाने वाला मिडिल क्लास है और दूसरा है ये देश का फार्मर। सबसे पहले नंबर पे आता है फार्मर। जब ये देश का फार्मर सुरक्षित नहीं पाया जाता, जब ये देश का फार्मर अपने खाने पीने के सामान के साथ, वो भी शायद 2 टाइम खाता पीता है कि नहीं, अभी 8 महीनों से रोड पे बैठा है, बारिश के मौसम में भी वो इतनी स्ट्रगल करके एक छोटी सी डिमांड कर रहा है कि ये कानून हटाया जाए। जब हमारे देश के फार्मर सुरक्षित नहीं है, हमारे देश में अगर फार्मर को उनकी खेती की पैदाइश या उसका प्रॉपर रेट नहीं दिया जाता, तो हम कैसे संसद की बात कर रहे हैं? कहाँ के संसद की बात कर रहे हैं? संसद में लेकिन आपको निशांत जी कहीं ना कहीं नहीं लगता कि कुछ पार्टी तो मुद्दा भटकाने में माहिर है और कहीं ना कहीं भटका भी दिया है? सवाल मेरा यहाँ पर। देखिए जल्पा जी, मुद्दा तब भटकाया, टिकट समेत कुछ नेता नजर आते हैं, देश के सारे किसान नहीं नजर आते। ठीक है, लेकिन ये आज का हमारा मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है आर्थिक सुधार का, मुद्दा ये है महंगाई का क्या, मुद्दा है बेरोजगारी का क्या। क्योंकि सामान्य जनता, यानी उसमें सारे ही आ, उसमें व्यापारी भी आ गया, उसमें किसान भी आ गया, उसमें शायद कोई सरकारी नौकरी करने वाले की हम बात करें वो भी आ गया। उनके बारे में सोचा नहीं जाता। सावंत जी, मैं आपकी ओर भी आना चाहूंगी। जब ये मुद्दा उठा ही है तो अब आपको शायद मेरी आवाज बहुत क्लियरली सुनाई दे रही है। आगे बात यहाँ पर क्यों नहीं होती आर्थिक सुधार की? संसद में सत्ता पक्ष का भी कुछ जी देखिए, जहां तक सरकार का सवाल है आर्थिक सुधार के लिए, तो सरकार जितने भी फैसले लिए जाने हैं या पॉलिसी बनानी चाहिए वो पॉलिसी बना रही है। सरकार उसका अपना जो बजट है, वो आप बजट, पिछला बजट जो देखेगी, उसका जो उसका मेन उसका फोकस था
वो भी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है। तो मैन्युफैक्चरिंग जितना भी बढ़ेगा उतना अपने इंडिया के अंदर, अगर भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ता है तो उसका सीधा लाभ एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से भी और कैपिटल के हिसाब से भी जाता है। तो सरकार का सीधा यही टारगेट है कि इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। दूसरी बात, उसी के साथ जो टेक्नोलॉजिकल, आज देखिए टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी इंडिया सबसे कंपटीशन में रह रहा है। तो आईटी सेक्टर को भी सरकार उतना ही डेवलप करना चाहती है और उसके लिए भी पॉलिसीज ला रही है। उसी के साथ साथ आप देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर का जो क्षेत्र है, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी जो काम है वो कोरोना का जो काल रहा, इतना खराब काल, उसके अंदर भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो रोड डेवलपमेंट है, जो कंस्ट्रक्शन साइट चल रही है गवर्नमेंट, नहीं जी आप बिल्कुल। कंस्ट्रक्शन उसकी बात कर रहे हो, लेकिन आप हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की भी तो बात कीजिए। मुझे एक मिनट दीजिए सिर्फ एक। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम भी सरकार उसके ऊपर पूरा फोकस कर रही है, उसके लिए भी उसका बजट दिया जा रहा है और उसके ऊपर भी उसका जो बिल्कुल नया कटिबद्ध है संसद बन रहा है। सरकार उसके साथ आप देख लीजिए कि जो एमएसएमई, जो छोटे, उसकी जो उसकी डेफिनेशन बोलते हैं, तो उसके अंदर जो इंक्लूड थे उसकी डेफिनेशन को वाइड कर दिया गया है। तो छोटे छोटे उद्योगकार जो अपने जो बोल सकते हैं उनका भी उसके अंदर होलसेलर वो सबको उसको इंक्लूड कर दिया गया है। तो एमएसएमई जो मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइज है उसके ऊपर भी उसका पूरा फोकस है। तो सरकार पूरे प्रयास कर रही है देखा तो और ये गया है कि कोरोना रोजगार बढ़ाने काल में, में सरकार संख्या महंगाई कम काफी करने घटी है में अपने प्रयास करे और कटिबद्ध है। जी, पर कहीं ना कहीं आप जो बात कर रहे हो लाभ दिखाई क्यों नहीं देता? अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें, इंडिया की बात करें, अगर हम 27 तारीख कल की ही बात कर ले तो 6.89, अर्बन की बात करें तो 8.14 और रूरल की बात करें तो 6.33। अगर आप बोल रहे हो उस हिसाब से बढ़ावा मिला होता तो शायद नजारा कुछ और होता। देखिए जो भी स्कीम्स चल रही है उसके पीरियोडिकल बेनिफिट्स मिलते हैं। तो जिस तरह से मैन्युफैक्चर, मेक इन इंडिया और स्टार्टअप्स, वो दोनों का आप देख ले तो उसके हिसाब से यूनिट्स आ रहे हैं, उसके हिसाब से उसका एम्प्लॉयमेंट का रेट प्लस माइनस हो रहा है। पिछले 1.5 साल के हिसाब से देखें तो जो लॉकडाउन का बहुत पहला फेज आया, और लॉकडाउन में भी पहले तो कंप्लीट लॉकडाउन था, उसके बाद कहीं पे पार्शियल लॉकडाउन रहा, फिर से लॉकडाउन आया, फिर से बंद हुआ, चालू हुआ। तो वो हिसाब से उसका जो रेट था टेम्पररीली ऊपर नीचे हो रहा था। अब धीरे धीरे जब आर्थिक गतिविधियां स्टार्ट हो चुकी है तो आप देखिएगा कि अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है पिछले जून महीने का देख लीजिए, उसमें फॉल आया और धीरे धीरे अभी क्रमशः अगले 3-4 महीने के अंदर वो धीरे धीरे कवर करता जाएगा। जी, पर आपको सही में ऐसा लगता है? आप भले ही कोरोना दिखाए लेकिन उससे पहले के आंकड़े भी तो ऐसे ही कुछ नजर आ रहे थे। बेरोजगारी दर तो तब भी काफी हाई था, क्योंकि हमें जो सपना दिखाया गया था कि रोजगारी कितनी प्राप्त होगी, वो अंक तो हम प्राप्त ही नहीं कर पाए। उसके अलावा अगर महंगाई की बात करें तो अगर हम कंपैरिजन कर लेते हैं 2014 में क्या था और 2021 की बात कर ले, हम मामूली सी चीज की बात करेंगे, हम तूर दाल की बात करेंगे, 2014 की बात करें तो इट्स 70 और 2021 में रेट क्या है 130, यानी ऑलमोस्ट डबल से 10 रुपए कम। हम बात कर ले उड़द दाल की, 2014 की बात करें 68, 2021 की बात करें 120। हम बात कर ले मूंग दाल की, 2014 में था 65 रुपीज, 2021 में है वो भी सेम 120। हम मसूर दाल की बात कर ले, 2014 में था 69, 2021 में 120। यानी ये 7 साल में क्या आंकड़े हैं, इससे कोरोना को कोई लेना देना नहीं। जी सावंत जी क्या कहना चाहोगे? देखिए जो तूर दाल का आपने बताया तो 2000, हाँ मैं तूर दाल की बात करता हूँ। तूर दाल की बात करते हैं तो 2014 के आसपास उसका रेट 200 रुपए के आसपास चला गया था। उसको फिर से वो धीरे धीरे उसको कंट्रोल में लाया गया। उसके बाद आप देखें 2004 से 2013 का जो राइस का जो प्राइस था उसमें 130% के आसपास का इजाफा हो गया था। उसके साथ हम गेहूं जो उसको बोलते हैं तो उसका व्हीट का भी जो आप रेट देखिएगा तो 120% के आसपास उसका भी भाव चला गया था। उसके साथ वो जो उसमें जो खाद्य चीजें थी उसका जो रेट था वो 2014 और 2005 से 2014 के बीच का जो रेट रहा, उसके ऊपर वो बहुत भारी भाव है, उसकी प्राइस तो बढ़ चुकी है कहीं ना कहीं। जी निशांत जी मैं आपकी ओर आना चाहूंगी, क्या कहना चाहूंगे? यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ खाद्य जो पदार्थ है उसकी खुदरा कीमत जिसका रेट बढ़ चुका है। जलपा जी बहुत ही सही, आपने बहुत ही सही पॉइंट रखा है आपने। देखिए कोई भी चीज हो, फिर वो खाद्य पदार्थ हो या इलेक्ट्रॉनिक्स हो या कोई भी सर्विस इंडस्ट्री हो या बर्तन हो या कुछ भी हो, वो पीरियोडिकली इंक्रीज होता है।
मैं उसकी मना नहीं कर रहा। ऐसा नहीं कभी भी जी होने वाला है जलपा जी कि आज गोल्ड 40,000 का है तो 10 साल के बाद, यानी मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, 10 साल के बाद वो 20,000 हो जाएगा, ये नहीं होने वाला। जी लेकिन जी, कोई पर भी ग्रोथ कंट्री रेट की मायने रखता है। इकोनॉमी, जी जी जी, मैं वही पॉइंट पे आ रहा हूँ। कोई भी कंट्री की इकोनॉमी और उसका अनएम्प्लॉयमेंट तभी बैलेंस होता है जब पीरियोडिकली महंगाई बढ़ती है, चीजें महंगी होती है, और उसके सामने आपके वेजेस, यानी कि आपका मंथली सैलरी या आपका मंथली प्रॉफिट, अगर आपका बिजनेस है तो मंथली प्रॉफिट, वो भी उसके उसके कंपेयर में सेम ग्राफ से इंक्रीज हो रहा है। अभी जलपा जी क्या हो रहा है, जी 2014 में जो एक मध्यम वर्ग का इंसान, जो 4 लोगों का फैमिली है, 2 बच्चे हैं, वाइफ है और हस्बैंड है, जो अकेला कमाने वाला 15,000 की सैलरी कमाता है, वो जो चीजें 8,000 9,000 में लाता था, कुछ 5-6 हजार रुपए अलग कार्यक्रम के लिए, अलग चीजों के लिए रखता था, 2-3 हजार रुपए मेडिकल के लिए रखता था, वो 1-2 हजार 3,000 4,000 बचा पाता था। उसकी सैलरी आज 2021 की बात करें तो वो 15,000 से सिर्फ 16,000 हुई है, 1,000 1,500 2,000 बढ़ी है। उसके सामने उसका जो मंथली बजट था वो सीधा माइनस में चला गया जलपा जी। जो चीजें वो 2014 में लाता था अपने घर काम के लिए, अपने अपने खाने पीने की चीजें जो 15,000 में आती थी, वो आज 20,000 तक चली गई है। इंसान 1 महीना 2 महीना 3 महीना किसी के पास से उधारी करके या अपना सेविंग्स ब्रेक करके मिडिल क्लास पर्सन अपना घर चला सकता है। लेकिन 7 साल हो गए, 7 साल में कंप्लीटली इंक्रीमेंट चीजों के ऊपर, देयर इज जी नो इंक्रीमेंट ऑन योर वेजेस। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जलपा जी, इसको जी, इसको उसको आपको बैलेंस करना ये और पॉइंट हर के एक ऊपर का आपको ग्रोथ जी रेट हो, उसका भी एक जी, अलग कैलकुलेशन होता वो है कहाँ इकोनॉमी हुआ है, की, वो अगर हम नहीं बात हुआ करें है या फाइनेंस की वो, दृष्टि से भी हम देखें। जी बिल्कुल। एग्जैक्टली आ, जी इसकी वजह से प्रकाश जी, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट और अनबैलेंस जी हो चुका है। जी बिल्कुल। प्रकाश जी, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जिस मात्रा में महंगाई बढ़ी है उस मात्रा में इनकम बढ़ती नहीं नजर आ रही, तभी कहीं ना कहीं ये अर्थतंत्र को भी इफेक्ट करता है, गरीब वर्ग को भी इफेक्ट करता है, मध्यम वर्ग को भी करता है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, अगर वो फाइनेंस के रूल को समझे तो वो समझ में आता है हमें कि चलो दर बढ़ते हैं, जैसे पहले जो चीज 5,000 में शायद मिल जाती थी उसके प्राइस अब कुछ ज्यादा हो चुके हैं, वो सब कुछ कैलकुलेशन समझ में आता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं उसके ग्रोथ रेट, उसके रेशियो की हम बात कर रहे हैं जो अनबैलेंस है। जी है उसकी जो वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, मूडीज जो अपने देश का रैंकिंग करती है इकोनॉमी का सभी देशों का, उन्होंने बहुत गंभीर नोंद ली है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो रिजर्व बैंक ने जो रिजर्व बैंक फंड खलास कर दिया या कम कर दिया, जो भी हुआ उसके कारण हमारी को ये महंगाई का सामना कर रहा है, प्रजा को करना पड़ता है। और प्रजा का कोई दोष नहीं है और स्वीकार प्रजा हो रही है, दोष बड़े जी नेताओं का है। बड़े लोगों ने जो पॉलिसी बनाई कि आरबीआई का, जैसे गवर्नर के बारे में कंट्रोवर्सी हुई, वो पटेल साहब थे, फिर दूसरे आए, उनको हटाना नहीं हटाना, तो जो आरबीआई ने जो फंड यूज किया, अब समझो आपातकालीन स्थिति आती है तो जी रिजर्व फंड का उपयोग जरूरी है, नहीं तो गरीब आदमी कहाँ इस्तेमाल जाएगा। होता है। जी तो ये पैसा जो है खलास हुआ है रिजर्व बैंक का, जो नहीं करना चाहिए। पहले की कोई सरकार ने रिजर्व बैंक के रिजर्व फंड को हाथ नहीं लगाया है, क्योंकि वो हमारे जी देश की आपातकालीन स्थिति में यूज करने के लिए होता है। ऐसा जो इकोनॉमी पॉलिसी बनी हुई है। और दूसरी चीज, ये महंगाई बढ़ी है, उसके जी कारण ऐसा भी है कि विदेशी लोन अपने को मिलती थी अपने देश को, वो कुछ कुछ देशों ने कम कर दिया है कि इनके वहां पर गरीबी रेखा के नीचे लोग बढ़ रहे हैं या मिडिल क्लास का ग्राफ नीचे आ रहा है, तो धन देना भी कम कर दिया है, या हमको जी बड़ा ब्याज देकर के धन लेना पड़ता है, ऐसी स्थिति का निर्माण हुआ है। तो ये जो इम्पोर्ट के ऊपर चलना हमारे देश का विकास नहीं है। हम जब तक एक्सपोर्ट जी को आगे नहीं बढ़ाएंगे तब तक हमारे देश का जी विकास नहीं हुआ है। हमने एक्सपोर्ट करा, जी इम्पोर्ट जो है वो बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। और इम्पोर्ट हमको महंगा ही पड़ेगा, जो दूसरा देश हमको देगा वो हमसे कमाएगा वो, और हम दूसरे देश को देंगे तो हम उससे कमाएंगे। तो आपने जो बताया कि आवक नहीं है और ये महंगाई बढ़ रही है, खर्चा बढ़ रहा है, तो देश जी सरकार को भी अपने खर्चे कम करने चाहिए, कोई भी जी बिल्कुल। लग्जरियस खर्चे कंट्रोल करना चाहिए अभी की पोजीशन में। यदि ये नहीं किया तो देश की परिस्थिति
जीडीपी और भी नीचे आ जी सकता है। इसी परिस्थिति के जी निर्माण से बचने के लिए सरकार को ड्रास्टिक कड़क एक्शन लेने पड़ेंगे। उसके सिवा जी कोई विकल्प जी सरकार के पास नहीं बचा है। जी कुछ भी करके जी इकोनॉमी ऊंची लानी हो है तो ड्रास्टिक एक्शन जो है वो कॉर्पोरेट सेक्टर, अमीर लोग हैं जिनके पास काला धन है, वो जब तक बाहर नहीं निकलेगा तब तक मिडिल क्लास की परिस्थिति जी नहीं सुधरेगी, गरीबों की जी परिस्थिति नहीं सुधरेगी। आज मैं जी सावन भाई से एक बात करता हूँ कि राइट टू जी एजुकेशन एक्ट बना 2009 में सावन जी, 25% उसमें गरीब विद्यार्थियों को प्रवेश मुक्त शिक्षा देनी चाहिए 1 से 8 तक। आज अखबार में आया है कि गुजरात में 50% विद्यार्थी आरटीई के एडमिशन से पहली कक्षा में वंचित रह गए और सेकंड जी थर्ड में वो नहीं होता था जो आरटीई का इम्प्लीमेशन नहीं होता। पहले दौर में जिसने लिया फर्स्ट स्टैंडर्ड में उसको 8वीं तक रहता है। तो सरकार की पॉलिसी सही है कि 8वीं तक मुफ्त शिक्षा होगी तो उसका भी विकास होगा। वो पढ़ेगा तो धन कमाएगा, आगे चल करके जी नौकरी मिलेगी, जी बेरोजगारी कम। तो वो पढ़ ही नहीं पाएगा तो उसको नौकरी कहाँ से मिलेगी? फिर वो जी मजदूरी करेगा, वो जी मजदूरी में शोषण होगा और जी विदेशी लोग जी आकर के इधर अपना डेरा जमाएंगे। जैसे अंग्रेज लोग पहले शोषण करते थे उस दिशा जी में हमारा देश जा जी रहा है। जी अपने को लगता है एफडीआई जी आया, एफडीआई आया, लेकिन उसने जी क्या किया? हमसे कमाया। तो कमाया किन से कमाया? जो गरीब मजदूर है, तो जो काम करते हैं, जी कारीगर लोग हैं, जी उनका शोषण हो रहा है। तो उनके शोषण जी नहीं हो रहे यदि अपना देश गरीब का विकास नहीं जी करेगा, मजदूर जी का नहीं बिल्कुल करेगा, जी कारीगर का नहीं जी करेगा बिल्कुल तो बिल्कुल सही हमारा बात है। देश और अगर ध्यान दिया जाए रोजगारी पे, ध्यान दिया जाए शिक्षा पे, ध्यान रोजगारी दिया जाए कि महंगाई कैसे कम हो, तो ऑटोमेटिक पूरी जो साइकिल है वो फिर से ट्रांसपोर्टेशन कहीं बढ़ ना कहीं गया, पटरी पर आ जाएगी। जी कमोडिटी बढ़ गई, जी ट्रांसपोर्ट पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ गए, जी ट्रांसपोर्टेशन आ जाया जी कि जी 20% रेट जी बढ़ गए। तो तुअर हो जी या कोई भी चीज लाओ जी वो महंगी पड़ने वाली है। सरकार को जी पेट्रोल डीजल के क्रूड ऑयल के जी भाव कम हो जो रहे हैं सेंटर पॉइंट तो है पहले पेट्रोल तो डीजल की पेट्रोल का कीमत, उस पर ध्यान 25% देना भाव चाहिए। इमीडिएट कम कर देना चाहिए, 25% रिड्यूस कर देना चाहिए, तो कुछ ना कुछ जी प्रगति दिखाई पड़ेगी। अदरवाइज हम कितना भी आगे पीछे होंगे, ये करेंगे, डिबेट करेंगे, सब करेंगे, लेकिन रियलिटी है वो रियलिटी है। सत्य को स्वीकार करना, सरकार की जी निष्फलता हो या सफलता हो, उसको स्वीकार करना बहुत हमारे लिए अच्छी बात है। नरेंद्र जी मोदी हो गए चाहे मनमोहन सिंह हो गए, मैं मतलब दोनों नेता के विचार अच्छे हैं, मैं ऐसा मानता हूँ। कहीं उनके जी जो बिल्कुल आजू बाजू जो जी तंत्र है जी वो लोग जो है उनको कुछ दूसरा ही कुछ करते हैं, ब्यूरोक्रेसी मिसगाइड करता है, जो भी होता है। हमारे देश के विकास का रुकावट आ गई है, इसका जी पूरी प्रजा को जी 130 करोड़ की जनता दुखी है जी कि भाई ऐसा नहीं होना जी चाहिए और ऐसा बिल्कुल क्यों होता है, उसका रास्ता भी नहीं जी निकालती है उस सरकार। पर सुधार, जी कुछ ना कुछ सुधार की निकलना आवश्यकता है। जी जी बिल्कुल सुधार की आवश्यकता है। तो दंगल देश का में आप चाहिए। सभी मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े, इसीलिए आप सभी का शुक्रिया। तो दंगल देश का में आज का हमारा मुद्दा था मोदी काल की कुछ कड़वा सच। उनका सच ये था कि हमें वादा दिखाया गया था कि महंगाई कम होगी, हमें वादा किया गया था कि हम रोजगारी देंगे। लेकिन 7 साल की बात करें, कोरोना को भूल जाइए, उससे पहले के साल की भी बात करें तो वो जो लाइन थी वो कहीं ना कहीं डाउन ही जा रही थी। ठीक है कोरोना आया, बहाना मिल गया, लेकिन महंगाई कब दूर होगी, बेरोजगारी की समस्या कब हल होगी? अब ये जो मुद्दा है वो सबसे प्रायोरिटी में होना चाहिए। प्रश्न उसी बात का है कि मॉनसून सत्र पे इस पर चर्चा क्यों नहीं? पेगासस गंभीर मुद्दा है, उस पर बात भी हुई, पहले दिन से लेके अब तक हो रही है, लेकिन मुद्दा क्यों भटकाया जा रहा है? जनता को सबसे ज्यादा जो इफेक्ट करता है वो है महंगाई, वो है बेरोजगारी, उस पर चर्चा क्यों नहीं की जाती? और अगर हम 30 साल की बात करें तो जो कदम हमने आगे उठाया था, चाहे किसकी भी सरकार थी, लेकिन उठाया तो कदम देश के लिए ही था ना। तो वो जो कदम उठाया गया था वो कहीं ना कहीं राह क्यों भटक गया? जो इकोनॉमी हमारी अप जा रही थी वो डाउन कैसे हो गई? क्यों कोई स्ट्रेटेजी नहीं बनाई जाती? क्यों ध्यान नहीं दिया जाता अर्थतंत्र पर? क्यों राजनीतिक जो है चीजें उस पर पहले गौर किया जाता है? अगर इकोनॉमी को पॉलिटिकल इकोनॉमी हम ना बनाए तो देश का विकास बहुत जल्दी हो जाएगा और बहुत आसानी से हो जाएगा। ध्यान इस पर देने की जरूरत है।
तो दंगल देश का में अभी बस इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहे की न्यूज के साथ। नमस्कार।